बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट से दो चीज़ें प्रोमिनेंस के साथ रिपोर्ट हुई हैं। एक चीज़ तो ये रिपोर्ट हुई कि काजी फाइसा को लतीफ़ खोसा साहब ने सख्त बातें सुनाई और काजी फाइसा साहब ने खिलाफ तवक्को और खिलाफ मिजाज उन्होंने ये बातें सुन ली। एक चीज़ तो ये रिपोर्ट हुई और दूसरी चीज़ ये रिपोर्ट हुई है कि मुसर्रत हिलाली साहबा ने इलेक्शन कमीशन के बारे में ऑब्जर्वेशन दी है कि जी वो तमाम जमातों के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं कर रहा और वो एक ही जमात के पीछे पड़ गया है। इन दोनों बातों को जब रिपोर्ट किया गया तो इससे कुछ लोगों के जहन में ख्याल पैदा हुआ है कि काजी फाइसा साहब और मुसर्रत हिलाली साहबा अपने 13 जनवरी वाले फैसले के हवाले से अपसेट हैं, परेशान हैं कि उन्होंने गलत फैसला दिया है। आफ्टर थॉट आया है उन्हें कि उनसे गलती सरजद हो गई है। हो सकता है वो ये सोच रहे हों कि एक बहुत बड़ी सियासी जमात को बुनियादी आईनी हक से महरूम कर दिया गया है, वोटर को उसके फंडामेंटल राइट से महरूम कर दिया गया है, 230 सीटें जो है वो छीन ली गई हैं तहरीक इंसाफ से। ऐन मुमकिन है कि ये आफ्टर थॉट आया हो, लेकिन क्या वाकई काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ये फैसला तो यूँ नहीं होना चाहिए था? अगर तो ये यूं ही है कि मुसर्रत हिलाली साहबा भी, देखिए आप एक तो तरफ देखें ना, मुसर्रत हिलाली साहबा ने क्या किया। मुसर्रत हिलाली साहबा ने लेवल प्लेइंग फील्ड में एक लफ्ज़ वो नहीं बोलती थी जब लेवल प्लेइंग फील्ड का केस चल रहा था, और दूसरी तरफ बल्ले का निशान आया तहरीक साहब, उसमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड ही तो मांग रही थी कि भाई सबके पास निशान है तो हमारे पास भी निशान रहने दें, भाई सबके इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऐसे हुए हैं तो हमारे भी इलेक्शन ऐसे रहने दें, और वो समझते हैं कि इलेक्शन उनके ठीक हुए हैं। और मुसर्रत हिलाली साहबा तब तो कुछ ना बोली बल्कि पीटीए के खिलाफ फैसला दिया, और आज जब दरखास्त वापस ले रहे थे लतीफ़ खोसा साहब, और वो कह दिया उन्होंने कि मैं दरखास्त वापस ले रहा हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड की, क्योंकि मुझे आप लोगों से ये तवक्को नहीं है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, बेहतर है कि मैं आपके सामने वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं आवाम के पास चला जाऊँ। ये लतीफ़ खोसा साहब ने जब कह दिया सारा कुछ, तो उसके बाद मुसर्रत हिलाली ने, ये जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि जी तहरीक के इलेक्शन कमीशन तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दे रहा और ये एक ही जमात के पीछे पड़ गया है। तो जब यही बात लतीफ़ खोसा साहब पिछली हेयरिंगों में कहते रहे हैं दोनों समातों में, उस वक्त तो मुसर्रत हिलाली साहबा को यह ख्याल ना आया कि इलेक्शन कमीशन को कहें कि जनाब क्यों आप एक ही जमात के पीछे पड़ गए हैं। आज दरखास्त वापस लेने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी है, तो इसकी क्या हैसियत है? वो कहते हैं कि हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। तो अब आप पशेमा होने के क्या फ़ायदा है? लेकिन तहरीक इंसाफ ये फैसला कर रही है कि वो फिर भी नज़र सानी की दरख्वास्त जो है वो दायर करे और वो जो है वो रिव्यू में चली जाए सुप्रीम कोर्ट के पास। अच्छा, एक बात मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो में कही थी और मैं गलती पर था, मैंने गलत कह दी थी और मैंने कहा था कि जी ये नया बेंच सुनेगा, ये बेंच इसको नहीं सुनेगा। गलती पर मैं यूँ था कि जब 184(3) में आता है तो अपील का हक होता है, वो अपील होती है और वो अपील लार्जर बेंच सुनता है, लेकिन जब रिव्यू आएगा, नजर सानी आएगी, तो वो सेम बेंच सुनता है। सिर्फ 184(3) जो है उसमें अपील का हक मिलता है तो वो फिर लार्जर बेंच सुनता है, तो इसलिए इसी सेम बेंच ने सुनना है। तो आज ये डिस्कशन भी होती रही कि अगर इसी बेंच के पास आता है और ये बेंच पशेमानी का शिकार अगर है और आफ्टर थॉट आया है मुसर्रत हिलाली साहबा को कि ये गलत हो गया है, तो क्या वो अपनी राय बदल लेंगी? क्या काजी फाइज ईसा अपनी राय बदल लेंगे? अगर तो ये काजी फाइज ईसा की राय थी और मुसर्रत हिलाली साहबा की राय थी तो फिर तो हो सकता बदली भी जाए, लेकिन अगर तो ये तयशुदा प्रोग्राम था, जैसा कि हम पहले भी बात करते रहे हैं कि तयशुदा मंसूबे पर सिर्फ इन्होंने स्टैंप लगाई है और दस्तखत किए हैं, तो फिर तो ये इख्तियार इनके पास है ही नहीं कि अपनी राय को बदल लें। वैसे राय बदली जा सकती है, अगर आप सेम बेंच भी सुन के अपनी राय बदल लेता है, सेम बेंच भी। अब आप देखें ना, इसकी एक मिसाल मौजूद है, और मिसाल ये है कि काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जब फैसला आया था, जब उनका एक रेफरेंस चल रहा था, तो उसमें 6-4 से ये फैसला आया, 7-3 से पहले फैसला आया, 7-3 से, और उसके बाद जो है ये फैसला 6-4 से आ गया। काजी साहब के हक में 6-4 का फैसला आ गया और उस 3 जजेस अपनी राय बदल ली, बल्कि 2 ने बदल ली, तीसरे तो नए आए थे, और उसमें मंजूर मलिक साहब ने, जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने, जैसे मज़हर आलम मियां खान साहब ने तो अपनी राय तब्दील कर ली। हालांकि पहले उसी बेंच में बैठ के वो मुख्तलिफ राय दे रहे थे, 7-3 से फैसला आ रहा था, लेकिन फिर वो 7-3 6-4 में बदल गया, 6 दूसरी तरफ हो गए काजी फाइसा के हक में। और अमीनुद्दीन उस बेंच में नए आए थे क्योंकि
एक जज के रिटायर होने के बाद फिर ये आ गए थे। तो एक एग्जाम्पल तो मौजूद है अभी रिसेंट पास्ट में कि जहाँ पर सेम बेंच ने जो है उसमें एक सिर्फ जज तब्दील हुए थे, उस बेंच ने अपनी राय को तब्दील कर लिया था। तो क्या आप अभी भी नज़रसानी सेम बेंच के पास आती है तो क्या वो अपनी राय को तब्दील कर सकते हैं? और क्या वाकई ये आफ्टर थॉट है, क्या वाकई पशेमानी का शिकार हैं? आज की ऑब्जर्वेशन से इस बहस ने जन्म लिया है, क्या वाकई मुसर्रत हिलाली साहबा जो हैं वो पशेमानी का शिकार हैं? तो ये इंपॉर्टेंट नुक्ता है। इसको टेस्ट करने के लिए तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के पास तहरीक इंसाफ को अपने नज़रसानी की दरख्वास्त लेकर जाना पड़ेगा। एक इसमें डिबेट और भी हो रही है, और वो ये है कि ऑर्डर जो आया है उसमें डिटेल्ड रीजनिंग तो आई नहीं है, और आप जब सेम बेंच के पास जा रहे होते हैं तो उसमें कोई अगर बड़ा पॉइंट रह गया है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है, या डिटेल्ड रीजनिंग में कोई ऐसा पॉइंट है जो उसमें डिस्कस नहीं हो सका था, या उस पर कोई आर्गूमेंट रह गया था, तो इसलिए आप अपील कर रहे होते हैं। तो ये सवाल पैदा होता है कि जी आप डिटेल्ड रीजनिंग तो आई नहीं है तो आप कैसे उसको सुन सकते हैं? तो मेरा ख्याल है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि पेशावर हाई कोर्ट का भी तो अभी शॉर्ट ऑर्डर आया था, डिटेल्ड रीजनिंग तो नहीं आई थी। उस डिटेल्ड रीजनिंग ना होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पेशावर हाई कोर्ट का सेट असाइड कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं था कि पेशावर हाई कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी है, लेकिन उनकी डिटेल्ड रीजनिंग जाने बगैर ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सेट असाइड कर दिया। तो हो तो सकता है स्पेशली जब सेम बेंच के पास है, फिर तो अब और भी आसानी से हो सकता है। तो देखिए अब सुप्रीम कोर्ट के पास अगर तहरीक इंसाफ जाती है अपना रिव्यू लेकर तो वहाँ से क्या आता है। अगरचे इसमें एक राय यह है कि चूंकि शेर अफजल मरवत की राय दुरुस्त थी जो कि उन्होंने इमरान खान के हवाले से की थी और कहा था कि हमें काजी फाइजा पर एतमाद है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि रिव्यू में जाना चाहिए। और रिव्यू में जाना चाहिए, पता चल जाएगा ना कि ये जो आज बहस ने जन्म लिया है कि क्या जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा जो है वो कुछ और सोच रही हैं फैसला देने के बाद, पता चल जाएगा कि कुछ और सोच रही हैं या नहीं सोच रही। अगर वही फैसला उनका बरकरार रहता है इसका मतलब है कि जो आज की ऑब्जर्वेशन थी ये बस खाली हवाई बात थी, ये लफ्फाजी थी, इसका ऑर्डर से कोई ताल्लुक नहीं था, ये सिर्फ लफ्फाजी थी, जो कि काजी फाइजा साहब अक्सर कहते हैं कि लफ्फाजी मत किया करें, हमें कोर्ट ऑफ लॉ है ये, उसमें लफ्फाजी मत करें। तो इस कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने सिर्फ लफ्फाजी की है, सिर्फ लफ्फाजी किया और कुछ नहीं किया। तो ये तो साबित हो भी जाएगा और भी साबित हो जाएगा। अच्छा, आज मुसर्रत हिलाली ने यह भी कहा कि जी आप किसी और जमात से इत्तेहाद क्यों नहीं कर लेते। हालांकि किसी जज का क्या काम है वो सियासी जमात को सियासी मशवरे दे रहा हो कि आप किसी और सियासी जमात से इत्तेहाद कर लें। जज का काम है, ये भी साबित करता है कि शायद उनको अफसोस है अपने फैसले का, या वो सोच रही हैं कि ये फैसला नहीं होना चाहिए था, और उसके बाद वो रास्ता सुझा रही हैं तहरीक इंसाफ को कि आप यूं कर लें। तो उस पर रतीब खोसा ने कहा कि हमने ये भी करके देखा मगर हमें ये भी करने नहीं दिया गया, और मुसर्रत हिलाली साहबा जो हैं वो उनको ये बताया गया और उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं सवाल किया कि अच्छा क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों करने नहीं दिया गया, या तो आपका पॉलिटिकल राइट था। उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने तो एक ऐसा ऑर्डर जारी कर दिया कि जी एक पार्टी का मेंबर दूसरी पार्टी के टिकट से इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। हालांकि जो है वो हमने माजी में मुख्तलिफ चीज़ें भी देखी हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो हुआ है, और उन्होंने फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, उसे जो है वो दूसरी पार्टीज नज़र नहीं आ रही, दूसरी पार्टीज के इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। तो ये उन्होंने फरमाया। एक चीज़ मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ और लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, और वो ये जाएगी कि जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, अब इस वक्त दो तीन चीज़ों पर बहस हो रही है। एक बहस ये हो रही है कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे क्या वो पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। कल भी मैंने इस पर बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात नहीं है जिस पर पाबंदी आयद कर दी गई हो। तो जब उस पर कोई पाबंदी ही नहीं है तो आज़ाद उम्मीदवार निशान नहीं है ना, निशान नहीं है तो वो उसी पार्टी के लोग। तो जीतने के बाद वो कहते हैं कि जी मैं इस पार्टी में आ जाता हूं और पार्लियामेंट के अंदर बैठकर मैं इस पार्टी की नुमाइंदगी करूंगा, तो क्या वो ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसकी तशरीह के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहती है तहरीक इंसाफ, और हो सकता है कि वो जाएं सुप्रीम कोर्ट के पास, और ताकि कल को जब अगर ये सूरत हाल ऐसी पैदा हो कि आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में का हिस्सा बनना चाहते हो तो उनको बनने दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहले से मौजूद हो। लेकिन उसमें भी मेरा ये ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर भी देती है अपनी इज्जत और साख को बहाल करने के लिए, तो फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढकर, कोई रेफरेंस लाकर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवा दी जाएगी और कहा जाएगा कि तहरीक इंसाफ अब एक सियासी जमात ही नहीं रही है, तो एक कलअदम जमात हो गई है, इस पर पाबंदी, बैंड ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, इस पर तो पाबंदी लग गई है। तो ये रास्ता
दूसरी तरफ हमारी निगरान हुकूमत के पास भी मौजूद रहेगा। ये भी इम्कान है, लेकिन फिर भी शायद तहरीक इंसाफ ये ऑप्शन लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाए। अच्छा, एक और सवाल उठ रहा है कि क्या मखसूस नशस्तें वापस मिल सकती हैं? उसमें भी मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर हो रहा है। अगर तो ये आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको अलाउ कर देती है तो फिर तो मखसूस नशस्तें भी मिल जानी चाहिए, क्योंकि फिर पार्लियामेंट के अंदर तहरीक इंसाफ की एक नुमाइंदगी बन जाएगी। 4 या 5 दिन जो मिलते हैं कि जी आप डिसाइड करें आज़ाद उम्मीदवार, और वो डिसाइड करते हैं हम तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं और इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट में इजाज़त भी उसको मिल गई हो, तो फिर तो इस नंबर की बुनियाद पर कि ये जो 80, 85, 100, 150 लोग जीत कर आए होंगे आज़ाद उम्मीदवार, इन्हीं के नंबर के तनासुब से मखसूस नशस्तें भी मिल सकती हैं और मिलनी चाहिए। तो ये भी एक डिबेट हो रही है कि क्या होगा, मखसूस नशस्तें मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती, और इसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो देगा या इलेक्शन कमीशन इसकी वजाहत करेगा। एक सवाल और भी इस वक्त हो रहा है और वो ये है कि क्या इंतखाबी निशान को चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, शायद कल दी थी, मैंने कहा था कि आज से 8-10 साल पहले का मुझे एक ख़बर याद है कि उस वक्त जो है वो ये हुआ था कि कुछ उम्मीदवारों को गाजर मूली के निशान दिए गए थे और साथ ही मुखालिफिन ने उनके अपने मुखालिफिन के गाजर मूली के निशान को ज़ुबानी जुमलों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उस पर लड़ाई हुई, फायरिंग हो गई और इलेक्शन कमीशन ने वो निशानात वापस लेते हुए, कोई ज़िमनी इलेक्शन का मामला था, और वो निशानात वापस लेते हुए कहा कि आइंदा ऐसे निशानात नहीं दिए जाएंगे जिस पर ज़ुबानी जुमले बनाए जा सकते हों, ज़ुबानी जुमले कैसे जा सकते हों। अगरचे उस वक्त भी मैंने ये सवाल उठाया था उस वक्त के प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर भी, कि ये कैसे तयन होगा कि कौन सा निशान ऐसा है जिस पर ज़ुबानी जुमले बन सकते हैं और कौन सा निशान ऐसा है जिस पर ज़ुबानी जुमले नहीं बन सकते। लेकिन फिर भी उसके बाद मैंने कभी गाजर मूली का निशान नहीं देखा। अब जो बैंगन का निशान आया है, तो दरअसल अगर उस कैटेगरी में जाना है तो फिर तो बैंगन का निशान भी उसी फैमिली का हिस्सा बन जाता है। तो ये क्यों जो है वो ये किया गया है और कि इस मरतबा के ऐसे निशानात अलॉट किए गए हैं। तो क्या कोई सियासी जमात, यानी देखें ना आप, जो भी निशान होता है वो निशान बुनियादी तौर पर एक इस्तारे के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। मसलन शेर है तो उसका बहादुरी के साथ, जी शेर है, जी ये शेर है, शेरां दे पुत्र शेर, हम नारे देखते हैं, जलसों में लगते हैं, तो और नून लीग की रैलियों में लगते हैं। तो जब शेर बहादुरी का निशान है और उकाब जो है उसकी सलाहियतें उसके मुताबिक बताई जाती हैं, तभी तो आप उकाब का निशान मांगते हैं ना। आज तक किसी ने कहा है कि मुझे गधे का निशान दे दिया जाए, आज तक किसी ने कहा है कि मुझे उल्लू का निशान दे दिया जाए पाकिस्तान में, अगरचे अमेरिका में है, लेकिन कोई कहेगा कि मुझे उल्लू का निशान दे दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में इनके जो तशबीहात हैं वो मुख्तलिफ हैं। इसी तरह से बकरी जो है वो एक कमज़ोर बुज़दिल जानवर की का इस्तारा रखती है। अब अगर किसी को बकरी का निशान दे देंगे तो मुखालिफ तो नारा लगाएगा, जी ये तो हमारा जो उम्मीदवार है ये हमारा मुखालिफ है, ये तो बकरी है, ये तो भेड़ है, ये तो बत्तख है। तो ऐसे निशाना जानबूझ के दिए गए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई अगर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या ट्राइब्यूनल के पास जाकर अपना निशान चेंज कराना चाहे तो क्या वो करा सकता है या नहीं करा सकता। तो एक प्रेसिडेंट, तो मैंने आपको बताया था ना कि एक वाक़या हुआ था, उसमें इलेक्शन कमीशन ने चेंज कर दिया था। लेकिन वो अलग बात है कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने इसको अपनी स्ट्रेंथ बना लिया और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब बैंगन पे मैं देख रहा था आज गाना बना लिया कि बैंगन जो है उस पर भी गाना बनाया हुआ है और चारपाई पे भी गाने बन गए हैं। तो इसलिए अपने कमज़ोर निशानात को भी अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। तहरीक इंसाफ मेरा ख्याल है ये नहीं सोच रही कि जीतने के बाद क्या होगा। फ़िलहाल वो उनकी पूरी तवज्जो इस बात पर है कि उनको अपने निशान, कमज़ोर तरीन निशान के साथ भी सीट ग्रैब करनी चाहिए, सीट जीतनी चाहिए, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। तभी आज तहरीक इंसाफ ने बहुत अपने कारकुनों को सराहा भी है, अपने ऑफिशियल अकाउंट से भी ट्वीट की गई है कि जिस तरह कारकुनों ने मुहिम का आगाज़ किया है ये जो है वो बहुत ही काबिल ज़िक्र है। आज मरियम ने भी अपने जलसे का आगाज़ कर दिया है, अपनी मुहिम का। आप देखें कि मरियम नवाज़ की आज का जो जलसा है, जो बज़ाहिर फ्रंट कैमरे से अच्छा लग रहा था, लेकिन जिन लोगों ने बात की तस्वीरें दिखाई हैं पीछे वाले कैमरों से, वो दिखा रहे हैं कि सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला तो जो है वो इलेक्शन में जाकर होगा कि लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। एक चीज़ दानियाल अज़ीज़ के हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। दानियाल अज़ीज़ जो हैं उन्होंने चूँकि NA-75 से एहसन इकबाल के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से,
मैंने आज इंटरव्यू किया था दानियाल अजीज़ का, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो अभी भी हल्के में यही तासुर दे रहे हैं कि मैं जीत के नून लीग के ही हवाले अपना टिकट करूंगा, इसलिए मुझे जिताएं। और मेरा ख्याल है कि उनको जो है वो उनकी पोजीशन इतनी कमज़ोर भी नहीं है। एहसन इकबाल को इस बात का अंदाज़ा है कि दानियाल अजीज़ अब भी जीत सकते हैं, तो वो उन्होंने हल्के में नारे लगाने शुरू कर दिए हैं कि दानियाल अजीज़ जो है दरअसल इस तरह के बयान देकर और मेरे खिलाफ बयान देकर पीटीआई का टिकट हासिल करना चाहता था, इसलिए दानियाल अजीज़ जो है उन्होंने टिकट। और उस पर दानियाल अजीज़ ने कहा कि मैं इनको हटाने का नोटिस भेजवा रहा हूँ कि इन्होंने मेरे बारे में इस तरह की बात की है। जाहिर है ये जुमला उनके लिए डैमेजिंग हो सकता है, तभी तो वो हटाने का नोटिस भेज रहे हैं। अगर वो पीटीआई के लोगों के वो वोट लेना चाहते होते तो फिर वो हटाने का नोटिस ना भेजते और खामोशी इख्तियार कर लेते। तो वो दरअसल नून लीग को ही ये मैसेज देना चाहते हैं दानियाल चौधरी साहब, दानियाल अजीज़ साहब, कि भाई मैं आप ही के साथ अभी भी खड़ा हूँ, जीतूंगा तो मैं आप ही की पार्टी में आ जाऊँगा, इसलिए आप परेशान ना हो। तो ये तो दानियाल अजीज़ का मामला हो गया। आखिर में एक बात मैं करना चाहता हूँ, आजकल एक वीलॉग का जिक्र है कि जी इदारे के साथ एक अहम मुलाकात का अहवाल। तो वो इदारे के साथ जो मुलाकात का अहवाल बड़े ज़ोर शोर से बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि इदारा इदारा इदारा। तो वो मैंने अपने सोर्सेज से चेक किया है कि वो ना आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात है, ना DGISI के साथ मुलाकात है। वो थोड़ा सा निचली सतह की एक मुलाकात है। और वो मुलाकातें जो हैं वो इस्लामाबाद में और पिंडी में बहुत सारे सहाफ़ियों की आए रोज़ होती रहती हैं, अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं। और इस तरह की बातें जो हैं वो रिपोर्ट करने के लिए आम तौर पे नहीं होती। अब मुझे नहीं पता ये मुलाकात करके कहा गया है कि जी आप रिपोर्ट कर दें तो वो रिपोर्ट हो गई है, या ख़ुद से ही सहाफ़ी का अपना फ़ैसला है कि वो इसको रिपोर्ट करेंगे। वरना मेरे नज़दीक इस मुलाकात में कोई अनहोनी, कोई स्पेशल बात इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसी मुलाकातें हर दूसरे चौथे दिन जो हैं वो इस्लामाबाद के सहाफ़ियों की, लाहौर की भी होती होंगी, लेकिन इस्लामाबाद की तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि हर दूसरे चौथे दिन ऐसी मुलाकातें होती रहती हैं। और ये मुलाकातें एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग के लिए या एक बैकग्राउंड या सिचुएशन को, सियासी हालात को समझने के लिए होती हैं, रिपोर्ट करने के लिए तो आम तौर पर नहीं होती। और इससे ये जो तासुर लिया जा रहा है कि जी ये मुलाकात पहली और दूसरे नंबर की शख्सियात में से किसी एक शख्सियत के साथ है, तो मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी मुलाकात है जो एक बहुत ही रूटीन में सहाफ़ियों की मुलाकातें होती रहती हैं। तो बाकी वजाहत वो खुद कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।